हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो इंग्लिश का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है द पीस फॉर लिविंग। इसको आज हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसको हमने इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए दिया है और हिंदी में भी, ताकि आप लोग कहानी को दोनों तरीक़ा से समझें। लाइन बाय लाइन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक लाइन इंग्लिश पढ़ेंगे, उसका हिंदी बताएंगे, उसका हिंदी आप लोगों को जस्ट उसके नीचे भी मिलेगा, ताकि आप लोग उसको दोबारा पढ़ के देखें। और इसका जैसे ही आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा, पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप लोग जैसे ही मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर देंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बात करें तो द पीस फॉर लिविंग, यानी इस चैप्टर में हम बात करेंगे जीने के लिए जो गति है, यानी जीने की जो गति है या रफ्तार, गति को हो या फिर रफ्तार को, जीने के गति या रफ्तार के बारे में हम बात करेंगे कि जीने के लिए गति और रफ्तार कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है आर.सी. हचिंसन। क्या नाम है? आर.सी. हचिंसन नाम है इनका। और इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1907 ईस्वी को, और इनके निधन के बारे में बात करें तो 3 जुलाई 1975 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। जन्म हुआ था इनका लंदन में, ये याद रखना है, ठीक है। तो पूछेगा कि व्हेन वाज आर.सी. हचिंसन बर्न, तो कब जन्म हुआ था? तो 23 जनवरी 1907 को। पूछेगा वेयर वाज आर.सी. हचिंसन बर्न, ठीक है, तो बताना है लंदन में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। यानी इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1907 ईस्वी को और डेथ कर गए थे ये 3 जुलाई 1975 को। जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। पूछेगा द पीस फॉर लिविंग के राइटर कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द पीस फॉर लिविंग, तो बताना है आर.सी. हचिंसन, ठीक है। तो एक और चीज़ बता दें आप लोगों को, बिहार बोर्ड के सभी छात्रों को आप लोग बता दीजिए कि ये पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों को फ्री, बिल्कुल फ्री में हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे रहा है और बिना एक भी रुपये चार्ज किए। बाकी आप लोग किसी भी यूट्यूबर को आप लोग सर्च कीजिएगा तो या तो कंटेंट बढ़िया नहीं मिलेगा, यानी पढ़ाई बढ़िया नहीं हो रहा होगा, या फिर आपको जो भी मिलेगा वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन जो करेगा वो आपसे चार्ज लेगा उस वीडियो के लिए, लेकिन हम यहाँ पे सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। चलिए चालू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके कहानी कहाँ तक जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें द पीस फॉर लिविंग के बारे में, तो यहाँ पे हम आपको हिंदी में भी अवेलेबल करा रहे हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समरी के थ्रू एक एक लाइन बाय लाइन कहानी को समझेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आर.सी. हचिंसन इज ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट, यानी आर.सी. हचिंसन एक क्या है? ब्रिटिश उपन्यासकार है। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश होता है, ब्रिटिश इंग्लैंड वालों को ब्रिटिश कहा जाता है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ब्रिटिश उपन्यासकार थे आर.सी. हचिंसन। क्या थे? तो आर.सी. हचिंसन इज अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। ही हैज़ वेरी नेसली एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज अबाउट द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम। कह रहे हैं कि उन्होंने अपने समय के, यानी कह रहे हैं वो कि अपने समय के बारे में उन्होंने अपने काम में बहुत ही अच्छी तरीके से विचार व्यक्त किए हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने अपने समय के समाज के बारे में, यानी उनका जब टाइम पीरियड था, जब वो जीवित थे और उनका समय काल चल रहा था, तो उस समय के बारे में उन्होंने, उस समाज के बारे में बहुत ही अच्छे से विचार व्यक्त किया कि उस समय के लोगों का सोच क्या था, कितने ज़्यादा सोचते थे, कितने तेज सोचते थे। इन सारे विचारों के बारे में उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू हमें बताया। वही कह रहा है कि एक्सप्रेस हिज व्यूज अबाउट द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम, यानी अपने समय के, इन दिस वर्क, यानी इस चैप्टर में ये जो उनका वर्क है, ये कार्य है, इस कार्य के माध्यम से उन्होंने बताया है कि उस समय के लोगों का सोच क्या था, कितना स्पीड में सोचते थे, कैसे सोचते थे, ठीक है। आगे हम बात करें तो कहते हैं कि वी फाइंड इन हिज नोवेल्स, कह रहा है कि वी फाइंड इन हिज नोवेल्स, कह रहा है कि हम उनके उपन्यासों में असाधारण योग्यता पाते हैं। क्या पाते हैं? असाधारण योग्यता पाते हैं। कह रहा है कि हम उनके उपन्यासों में असाधारण योग्यता पाते हैं। कह रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
aptitude which touches sensitive topics along with the contrary statement in the peaceful living। कह रहे कि he expressed the suffering of modern man। कह रहे कि उन्होंने क्या बताया कि जो संवेदना विषयों को छूती है, द पीस फॉर लिविंग, वह आधुनिक मनुष्य के कष्टों को व्यक्त करता है, मॉडर्न मैन के सफरिंग को क्या करता है, ही एक्सप्रेस द सफरिंग ऑफ मॉडर्न मैन। कह रहा है कि ये जो द पीस फॉर लिविंग, यानी कह रहा है कि ये जो द पीस फॉर लिविंग है वह आधुनिक मनुष्यों के कष्टों को व्यक्त करता है। सफरिंग मतलब कष्ट को व्यक्त करना। कह रहा है यहाँ पे कि ही रिमार्केबली नरेट्स द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन। कह रहे हैं वो क्या कहते हैं, राइटर कहते हैं कि वह उल्लेखनीय रूपों से पुरुषों, चीज़ों व वस्तुओं की तेज गति का वर्णन करता है। आगे कहते हैं थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, वही चीज़ वस्तुओं की गति को या चीज़ों की गति को उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है, वर्णन करता है राइटर। कहता है कि which hurts regular movement causing undue pressure on man, women and children। कह रहा है यहाँ पे कि जो नियमित आंदोलन को नुकसान पहुँचाता है, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे भी अनुचित, इनके ऊपर भी क्या पड़ता है, अनुचित दबाव पड़ता है। आगे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि आर.सी. हचिंसन इन हिज ऐसे, यानी ये जो आर.सी. हचिंसन है उन्होंने द पीस फॉर लिविंग हैज़ मस्ट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड द मैन मूवमेंट, द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन। कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे सुंदर वर्णन किया है किसने, आर.सी. हचिंसन ने, चीज़ें और वस्तुओं के बारे में। कह रहे हैं कि वह पुरुषों पर अनुचित दबाव से उत्पन्न समस्याओं को भी व्यक्त करते हैं। कह रहे हैं वो कि थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ही ऑल्सो एक्सप्रेस द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, इट कॉज मच इनकन्वीनियंस टू देम। कह रहा है कि यहाँ पे कि दबाव को व्यक्त करता है, महिलाओं और बच्चों के भी ऊपर जो दबाव है उनको भी व्यक्त करता है और इससे उन्हें काफ़ी असुविधा होती है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे ये है कि यहाँ पे द पीस फॉर लिविंग का ये जो समरी है, इसको हमने यहाँ पे पीछे आप लोगों को एक छोटा सा कहानी का पार्ट बताए थे। आगे हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे कि द ऑथर नरेटर्स, कह रहा है कि द ऑथर नरेटर्स द एक्सपीरियंस ऑफ अ शो ही हैड रिसेंटली सीन इन डबलिन। कह रहे हैं वहाँ पे कि द पीस फॉर लिविंग का जो सारांश है, इसका हिंदी हमने यहाँ पे जो ट्रांसलेट किया है, कह रहा है यहाँ पे कि लेखक हाल ही में, यानी द ऑथर नरेटर्स, यहाँ पे जो लाइन है इसका एक्सप्लेनेशन है। कह रहे हैं कि द ऑथर नरेटर्स द एक्सपीरियंस ऑफ अ शो ही हैड रिसेंटली सीन इन डबलिन, यानी लेखक ने हाल ही में डबलिन में देखे गए एक शो का अनुभव बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि एक अनुभव बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। पूछेगा यहाँ पे कि चीफ कैरेक्टर कौन है, इस ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये जो चैप्टर द पीस फॉर लिविंग, इसका चीफ कैरेक्टर कौन है, तो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट याद रखना है। तो पूछेगा हु इज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पीस फॉर लिविंग, तो बताना है आपको द चीफ कैरेक्टर ऑफ द पीस फॉर लिविंग वाज कॉर्न मर्चेंट, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट देगा वहाँ पे ऑप्शन, ये याद रखना है, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि मुख्य पात्र एक छोटे से आयरिश देश में रहने वाला एक बुजुर्ग मक्का व्यापारी था। कह रहे हैं यहाँ पे कि इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, कह रहे हैं कि एक छोटे से शहर में, आयरिश यानी कह रहे हैं यहाँ पे कि स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में ये रहता था, यानी आयरिश देश में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यापारी था जो मक्का का व्यापारी था। किस चीज़ का व्यापारी था, पूछेगा ये जो कॉर्न मर्चेंट है ये किस चीज़ का व्यापारी था, तो ये बताना है आपको। स्मॉल आयरिश टाउन में रहता था और ये जो कॉर्न मर्चेंट था, यानी कॉर्न मर्चेंट ये व्यापारी था किस चीज़ का, कॉर्न मर्चेंट का, यानी मक्का व्यापारी था। ही हैड मैनी एक्सिस्टेंस, कह रहे यहाँ पे कि उसकी कई चिंताएँ थी। कह रहे ही हार्ट वाज फुल ऑफ वीकनेस, कह रहे हैं यहाँ पे कि उसका जो हृदय था वो दुर्बलताओं से भरा हुआ था, यानी वीकनेस, कमजोरी को दुर्बलता कहते हैं, दुर्बलताओं से भरा हुआ था। कह रहा है कि ही वाज ऑफेंड बाय हिज नेफ्यू, कह रहे हैं यहाँ पे कि वह जो था
व्यापारी, मक्का व्यापारी, वह अपने भतीजे से नाराज़ था। किससे नाराज़ था? तो वह अपने भतीजे से नाराज़ था। किस लिए नाराज़ था? तो कह रहे यहाँ पे कि ही अफोर्ड ऑफ हिज नेफ्यू, कह रहे हिज वाइफ वाज स्पेंडिंग ऑन हॉलीडे ऑन हर फैंटेस्टिक अफेयर कह रहे कि उनकी जो पत्नी थी वह अपने शानदार अफेयर पर छुट्टियां बिता रही थी। कह रहे कि दे told him that it has become easier now go by aeroplane at 1000 miles an hour, यानी कह रहे यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि उससे कहा कि अब एई के पास जाना आसान हो गया है। कहाँ पे? यूएई के पास जाना, यानी हमको फॉरेन देशों में जाना आसान हो गया है। कैसे? कह रहे कि 1000 मील प्रति की रफ्तार से हवाई जहाज़ से हम सफ़र कर सकते हैं। और ये जो मकई व्यापारी यानी कॉर्न मर्चेंट था, इसके लिए ये काफ़ी तेज़ स्पीड हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे बता दें आप लोगों को कि ये जो नेफ्यू था यानी उसका एक भतीजा था, भतीजा से हमेशा ये नाराज़ रहता था। नाराज़ रहने के पीछे ये कारण था कि ये जो भतीजा था इनका नेफ्यू, ये हमेशा क्या करता था कि ये उनसे पैसे ऐंठ लेता था, उनका फ़ायदा उठाता था बुढ़ापे का और ये पैसा ऐंठ लेता था। इसीलिए वो हमेशा नाराज़ थे अपने भतीजे से। यानी वो अपने भतीजे से क्यों नाराज़ थे ये भी पता चल गया उनको। और ये हमेशा कहते थे कि इनको बहुत तेज़ स्पीड से डर लगता था। और यहाँ पे जब ये देखते हैं कि 1000 मील प्रति घंटे से हवाई जहाज़ रफ्तार है, ये रफ्तार तो ठीक है लेकिन उस रफ्तार से कॉर्न मर्चेंट यानी ये जो मक्का व्यापारी हैं ये डरते थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि द ऑथर, कह रहे हैं यहाँ पे कि द ऑथर बिकेम स्पेल बाउंड टू सी दैट सिंस अकॉर्डिंग टू हिम द ग्रीवेंसेज ऑफ द कॉर्न मर्चेंट वाज नॉट टू द पॉइंट। कह रहे लेखक उक्त दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, यानी खुश तो होते हैं इस दृश्य को देख के कि इतने तेज गति के रफ्तार से हम सफ़र कर सकते हैं या कर रहे हैं। उसके अनुसार उक्त व्यापारी का क्षोभ अनुपयुक्त भी था। कह रहे यहाँ पे कि द ऑथर हैज़ नो हेजिटेशन इन रैपिड मूवमेंट। कह रहे यहाँ पे कि लेखक को तेज गति से कोई परहेज नहीं है। क्या नहीं है? कि ये जो हेजिटेशन है ना, हेजिटेशन नहीं है, यानी इससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ही इंजॉय ड्राइविंग कार एट 19 माइल्स एन आवर। कह रहे हैं कि 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो कार चलती है उसका आनंद भी ये लेते हैं। लेकिन कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ही pays honor to the machine which carries so fast to an distance place। कह रहे हैं कि वह उस मशीन के प्रति सम्मान का भाव भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो तीव्र गति से लंबी दूरी तक पहुंचाती है उसके लिए हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे इतने लंबे सफ़र को काफ़ी तेज़ी से वो पहुंचा रहा है और आसान बना रहा है। कह रहे कि ही ऑल्सो अप्रिसिएटेड द जर्नी बाई एरोप्लेन्स। कह रहे यहाँ पे कि वो हमेशा से तीव्र गति से चलने वाली विमान यात्रा की भी प्रशंसा करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच मेक्स इट ईजियर टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क। कह रहे यहाँ पे कि जिसके द्वारा क्या प्रशंसा इसलिए करते हैं कि जिसके द्वारा वह लंदन में भोजन तथा अगले दिन न्यूयॉर्क में जलपान करना संभव हो गया। यानी कहते हैं कि इस स्पीड यानी इस गति की वजह से इन जो मशीन है इन मशीनों के वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो स्पीड है वो तेज़ हो गया। होने के वजह से क्या हो गया कि आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम भोजन कर रहे हैं लंदन में और कल का जलपान कहाँ कर रहे हैं? न्यूयॉर्क में जा कर के कर रहे हैं। ये केवल और केवल संभव हो पाया है कि इसकी वजह से, तो स्पीड के वजह से हो पाया है, तेज़ गति से चलने वाली मशीनों के वजह से हो पाया। आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि but it can provide the sort of fun, the pleasure of travel one gets from a country bus। कह रहे हैं यहाँ पे कि किंतु बस एक बस का कौतुकपूर्ण मनोरंजन उससे प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो ठीक है, एरोप्लेन से हम सफ़र कर सकते हैं आज न्यूयॉर्क में, लंदन में, कल न्यूयॉर्क में, ये काफ़ी तेज़ गति से कर तो सकते हैं। लेकिन वो जो बस वाला मज़ा है ना, जिसमें भीड़ रहता है और काफ़ी हम स्लो मस्ती करते हुए जाते हैं, वो मज़ा उस एरोप्लेन में कहीं प्रतीत नहीं होता है।
आगे देखते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि सो द फास्ट स्पीड इन आवर रियल लाइफ इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज यूजफुल। कह रहे हैं तो हमारे जीवन में तेज़ गति सदैव उपयोगी नहीं होती है। कभी कभी तेज़ स्पीड से चलना हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। वही यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हमारे जीवन में तेज़ गति सदैव उपयोगी नहीं होती। हमें हर गति को साथ में लेके चलना पड़ता है, जिसमें नॉर्मल गति भी आता है, नॉर्मल स्पीड हो गया, स्लो स्पीड हो गया, फास्ट स्पीड हो गया। हमारे जीवन के लिए ये तीनों प्रकार की गति को ध्यान में रख करके चलना काफ़ी आवश्यक है। हम किसी एक गति पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि आवर एंसेस्टर्स वेयर नॉट, यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कि आवर एंसेस्टर्स वेयर नॉट accustomed such fast movement because no such means communication was available at that time and we might एक्सेप्ट हिज फैक्ट्स ग्रेटफुली। कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पूर्वज, यानी ये जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे यानी आवर एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। हमारे पूर्वज जो हैं वो जो तेज़ प्रकार की गति के चलने वाले अभ्यस्त नहीं थे, यानी वो तेज़ गति में उतना विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उस समय यातायात के इस प्रकार के साधन भी उपलब्ध नहीं थे। कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो तेज़ गति पे कभी ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि उस टाइम पे तेज़ गति से चलने वाला कोई मशीन भी अवेलेबल नहीं था। आगे क्या कहते हैं ये, आगे कहते हैं ये कि when the mental activities is desired in a particular direction, the fast speeds becomes somewhat unfriendly because they naturally do not to follow the step of the machine। कह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि हम इस तथ्य को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं जब मस्तिष्क की गतिविधियाँ किसी विशिष्ट दिशा की ओर संचालित हो। ऐसे समय में तेज गति एक हद तक विरोधी हो जाती है, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से मशीन की चाल का अनुसरण नहीं करती है। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि द ऑथर थिंक्स दैट इज स्लो थिंकर। लेखक सोचता है कि वह मंद बुद्धि का है। ये जो लेखक है, ये जो इस चैप्टर के लेखक हैं, ये क्या कह रहे हैं कि हम एक स्लो मंद बुद्धि के हैं। ये अपने आप को कैसा मानते हैं? मंद बुद्धि के मानते हैं। यानी पूछेगा कि द पीस फॉर लिविंग के जो राइटर हैं आर.सी. हचिंसन, ये जो राइटर हैं, ये जो ऑथर हैं, ये अपने आप को कैसा थिंकर मानते हैं? तो स्लो थिंकर मानते हैं। ये याद रखना। कर यहाँ पे कि ही रिलीजेस दैट ही वुड गेट लोवेस्ट मार्क इन इंटेलिजेंस टेस्ट। कर यहाँ पे कि वह अनुभव करते हैं कि बौद्धिक परीक्षा जांच में वे अपने आप को न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं। यानी कह रहे हैं कि हम अगर किसी टेस्ट में, बौद्धिक टेस्ट में बैठें तो हमें न्यूनतम अंक प्राप्त होंगे। कह रहा है कि एज सच स्लो थिंकर्स लाइक हिम आर अवेकफुल इनकेपेबल ऑफ अर्निंग देयर livelihood through it is not such required for the practical use of one's mind to get enjoyment। कर रहे हैं यहाँ पे कि अतः उनके यानी उसके समान मंद बुद्धि व्यक्ति अपनी आजीविका उपार्जित करने में असमर्थ होते हैं। ऑथर कह रहे हैं कि हमारे जैसे मंद बुद्धि के जितने भी लोग हैं वे अपनी आजीविका यानी अपने लिए जो खर्च होता है, जो घर चलाने के लिए खर्च होता है, उसको उपार्जित यानी कमाने में असमर्थ होते हैं, जो हमारे जैसे मंद बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि यद्यपि मनोरंजन प्राप्त करने के उद्देश्य से बुद्धि के व्यवहारिक उपयोग के लिए उतना आवश्यकता नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं ये, आगे कहते हैं कि द ऑथर हैज़, यहाँ पे कह रहे हैं कि द ऑथर हैज़ कन्फर्म्ड द फैक्ट अबाउट हिज शॉर्ट कमिंग रिलेटेड टू हिज स्लो थिंकिंग थ्रू एन एग्जाम्पल। या कह रहे हैं यहाँ पे कि लेखक ने मंद बुद्धि यानी इनका जो मंद बुद्धि है इससे संबंधित अपनी कमी यानी अक्षमता को एक उदाहरण के द्वारा स्वीकार किया है। ये एक उदाहरण देते हैं अपने जीवन का, एक कहानी बताते हुए कहते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो मंद बुद्धि क्यों है और क्यों हम स्लो सोचते हैं, उसको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। कह रहे हैं कि वंस यानी एक समय ही वेंट टू अ फिल्म
सिटी विथ हिज वाइफ। कह रहे हैं यहाँ पे कि एक बार वह अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने गए। कहाँ गए? पत्नी के साथ गए थे सिनेमा देखने। कह रहे हैं कि ही हैड टू टेक असिस्टेंट ऑफ हिज वाइफ टू नो द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द फिल्म। कह रहे हैं यहाँ पे कि उसे फिल्म की अभिनेत्रियों में फ़र्क जानने के लिए अपने पत्नी की सहायता लेनी पड़ी। यानी उस मूवी में ऐसा था कि लेडीज़ जो थी यानी हीरोइन, यानी यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अभिनेत्रियाँ थीं उनमें एक अभिनेत्री नहीं थी, बहुत सारी अभिनेत्रियाँ नज़र आ रही थी उस पिक्चर में, जिसके वजह से इनको ये पहचान पाना ये संभव नहीं था कि इनमें से कौन सी हीरोइन है जो हीरो के साथ शादी के बंधन में बंधी हुई है या फिर कौन है जो केवल और केवल इस हीरो के लिए बनी हुई है। यानी वहाँ पे एक हीरो था, बहुत सारी लड़कियाँ थी, जिसको पहचान पाना असंभव था कि इसमें से हीरोइन कौन है जो हीरो की पत्नी के रूप में इसमें काम कर रही है। तो इस चीज़ को जानने के लिए कि हीरोइन कौन है, मुख्य पात्र यानी अभिनेत्री कौन है, इस डिफरेंट यानी अंतर को पता करने के लिए कि इन सारे लड़कियों में अंतर कैसे पता करें कि कौन सी मुख्य हीरोइन है, इसके लिए उसने अपने पत्नी से सहायता लिया कि हम कैसे पहचानें। तो कह रहे यहाँ पे आगे, because he did not find difference in their फिगर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। कह रहे ये ऐसा होता क्यों है उसके साथ? ऐसा होने के पीछे ये भी रीज़न था कि ये फ़र्क जानने के लिए अपनी पत्नी की सहायता तो ले ही रहे हैं, क्योंकि उसने यानी ये जो ऑथर है इसको पता ही नहीं चल रहा है चेहरे से तथा हाव भाव से कि इसमें कोई अंतर ही नहीं है। यानी जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ थी उस हीरो के अगल बगल में, उनके चेहरे का बनावट एक था, उनके चेहरे पे जो खूबसूरती थी वो एक जैसी थी, यानी फेशियल एक जैसा था, फिगर भी एक जैसा, यानी शरीर का बनावट भी एक जैसा था, जिससे अंतर निकाल पाना असंभव था। इसीलिए इन्होंने अपने पत्नी का सहारा लिया। कह रहे कि ही ब्लेम्स हिज स्लो थिंकिंग फॉर हिज डिडेक्ट इन हिम। कह रहे यहाँ पे कि जब कोई अंतर नहीं दिखा तो वो कह रहे हैं कि वह इस कमी के लिए अपनी मंद बुद्धि को इसका कारण मानते हैं। कह रहे हैं कि जब उनको पता नहीं चलता है कि कौन सी मुख्य पात्र है यानी कौन सी मुख्य हीरोइन है, अभिनेत्री है, जब ये पता नहीं चलता है, जब वो अपने पत्नी का सहारा लेते हैं तो उनको एक चीज़ समझ में आ जाता है कि हमारे पत्नी को समझ में आ गया है कि मुख्य पात्र कौन है यानी हीरोइन कौन है, इसका मतलब कि हम मंद बुद्धि हैं, इसीलिए वह इसका कारण अपने मंद बुद्धि को मानते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि सो ही थिंक्स दैट द अचीव द मिशन ऑफ लाइफ वन मस्ट मूव फास्टर विद द पेस ऑफ टाइम। कह रहे हैं यहाँ पे कि जब यहाँ पे इन्होंने अपने आप को मान लिया इसका मंद बुद्धि का कारण, तो कहते हैं तो उसकी धारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय की चाल के साथ तेज गति से कदम बढ़ाना चाहिए। कह रहे हैं यहाँ पे कि अब बाकी लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि जिस हिसाब से ये समय बदल रहा है उस हिसाब से हमें अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, हमें चलने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। यानी आज के समय में जिस हिसाब से लोगों का चाल हो गया है, एकदम लोग फास्ट रफ्तार से यानी एकदम स्पीड से लोग चल रहे हैं, तो हमें भी ज़रूरत है कि हम भी उसी स्पीड से सोचें, उसी स्पीड से समझें लोगों को और उसी स्पीड से चलें। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट लास्ट में बचा हुआ है, इसको देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि द ऑथर सजेस्ट्स फास्ट पीस इन लाइफ फॉर लिविंग। ही ऑल्सो वांट्स अस नॉट टू बी स्लो थिंकर लाइक हिम, वी मस्ट थिंक फास्टर टू रीच द गोल। कह रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार लेखक जीवन में तेज कदम से चलने का सुझाव देता है और वह इस बात से सावधान भी करता है कि कोई व्यक्ति उसके समान मंद बुद्धि ना हो, तीव्र बुद्धि द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में लेखक ने यही बताया कि जब वो मूवी देखने जाता है तो उस मूवी में जो मुख्य पात्र यानी अभिनेत्रियां हैं उसको समझने में दिक्कत होता है। वो अपने पत्नी के साथ गया होता है पिक्चर को देखने के लिए, जब उसको समझ में नहीं आता है कि इसमें हीरोइन कौन है, क्योंकि लड़कियां तो बहुत सारी हैं और उनके शरीर का बनावट, उनका चेहरा सब कुछ एक जैसा है,
चेहरे का एक्सप्रेशन भी एक जैसा है। यानी जब उसको समझ में नहीं आता है तो वो अपने पत्नी से सहारा लेता है, पूछता है कि इसमें मुख्य पात्र कौन है, मुख्य अभिनेत्री कौन है, जिसके बाद उसकी पत्नी उसको समझाती है। और लेखक को ऐसा लगता है कि वो एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है, जिसके बाद वो लोगों को सलाह देता है कि हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार समय तेज गति से आगे की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक उसी प्रकार हमें तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए। जिस जिस हिसाब से सिचुएशन बदल रहा है वैसे ही हमें भी सिचुएशन के हिसाब से बदलना चाहिए और तेज गति से चलना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम, यानी वो कह रहा है अपने आप को एग्जाम्पल देते हुए लेखक कि हमारे जैसा आप लोग न बने मंद बुद्धि का। यानी अगर आप लोग मंद बुद्धि का बन जाइएगा तो आप लोग जो आपका गोल है, यानी आप जो अपने लाइफ के लिए अचीव करना चाहते हैं कि हमको ये बनना है, वो आप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप भी हमारे जैसे मंद बुद्धि का अगर हो जाते हैं तो आप लोगों के लिए ये असंभव सा प्रतीत होगा। तो अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीव्र बुद्धि द्वारा ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस चैनल पे हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश हर चैप्टर का आपका लाइन बाय लाइन नोट्स भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। अगर नोट्स चाहिए आप लोगों को तो आप लोग नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कितना समझ में आया, कहानी समझ में आया है या नहीं आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।